देखिए, पूरा देश बहुत बेसब्री से उस क्षण का इंतजार कर रहा है। ये हमारी वैज्ञानिक क्षमता का परिचय है पूरी दुनिया को, वैज्ञानिक सोच का परिचय है पूरी दुनिया को। इसके इतर मैं समझता हूं कि अगर कोई श्रेय है तो इसरो के वैज्ञानिकों का, जिन्होंने इस दिन तक हमें पहुंचाया। बस पूरा देश देखेगा, भारतीय प्रधानमंत्री बाहर हैं, विदेश में हैं, वो ब्रिक्स में समय निकालकर इस एक एक नागरिक, क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, एक एक नागरिक के लिए गर्व का क्षण है। जो नींव रखी गई थी स्थापना काल से, आज वो नींव यहां तक पहुंची है। ये पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व का क्षण है, हमारी वैज्ञानिक सोच के लिए गर्व का क्षण है, हमारे वैज्ञानिकों की जो कर्तव्य निष्ठा है उसके लिए, उसके प्रति गर्व का क्षण है। सर, ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बात की, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट के साथ साथ उन्होंने ये भरोसा दिलाया दुनिया को कि आने वाले समय में भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है। देखिए, मतलब जितने अर्थशास्त्रियों से मेरी बात हुई, प्रधानमंत्री जी की ये जो 5 ट्रिलियन वाली बात है, ये एक तरह से मैथमेटिकल रियलिटी है। इसको नेचुरल प्रोग्रेशन कहते हैं किसी भी इकोनॉमी का। खैर, श्रेय लेने की उनकी आदत है, तो मैं उसमें बाधा भी नहीं बनूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जब ऐसे क्लाउड में दिखता तो वो रोजगार में कैसे परिवर्तित होगा, आम इंसान की जिंदगी को कैसे प्रभावित करेगा, थाली की साइज की कमी को कैसे दूर करेगा। ये जो ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी है, जो प्रधानमंत्री जी के दौर में सर्वाधिक ऊपर है, उसको कैसे अटैक करेगा। अगर ये सारी चीजें नहीं करता है तो इस इकोनॉमी की रफ्तार को लोकोन्मुख बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर विवाद चल रहा है। कर्नाटक से आवाज उठी और केंद्रीय मंत्री इस पे बोल बैठे कि जो उनका बयान है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर जो उनकी धारणा है वो गलत है, क्योंकि 2023 नहीं 2020 में इसको बनाया गया। आखिरकार ये नहीं, मैं तो सीधे, मैंने बहुत गंभीरतापूर्वक इसका अध्ययन किया, मैं हल्के में नहीं कह रहा हूं। कायदे से कोई भी इस तरह की पॉलिसी को संसद में विचार होना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान जी बता सकते हैं कि संसद में कितने घंटे इस पर बातचीत हुई, हमारे सुझाव हो सकते थे। आपकी कई सारी जो धारणाएं हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में, वो धारणाएं मध्ययुगीन धारणाओं से मेल खाती हैं। इक्वालिटी और जस्टिस जैसी चीजों पर बहुत कमजोर पकड़ है इस डॉक्यूमेंट की। क्या समझा जाए, कोई राज्य का उसके पास ये अधिकार नहीं है कि अगर उसको इक्वालिटी को एक मेजर एजेंडा बनाना है, एजुकेशन का जस्टिस को एक मेजर एजेंडा बनाना है, जो कि हमारे प्रियम्बल से निकल करके आता है। ये पूरा का पूरा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, ये सेंगोल उन्मुख है, हम इसे प्रियम्बल उन्मुख करना चाहते हैं। सर, यूसीसी को लेकर भी चर्चा थी कि इस मॉनसून सेशन में आ सकता है, इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन इसको लेकर रह रहकर बात निकलती है। अब बात आई है राष्ट्रपति की तरफ से, गोवा में उन्होंने ये बात कही है कि उनको गर्व महसूस होता है कि यूसीसी को अडॉप्ट किया गोवा के लोगों ने। देखिए, मैं सीधे तौर पे मानता हूं महामहिम ने गोवा के संदर्भ में क्या कहा, लेकिन मेरे लिए तो जो एकमात्र अवेलेबल डॉक्यूमेंट रिसेंट टाइम्स का है वो लॉ कमीशन की रिपोर्ट, और पुरानी नहीं है, 2018 की है। उसमें वो साफ तौर पे कहते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, न जरूरत न आवश्यकता। उसके बावजूद, और आप देखिए, ये अक्सर ये लोग ना डॉग विसिल पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, हमारे भाजपा के लोग। यूसीसी सिर्फ हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं साहब, हिंदू धर्म की विविधता, उसके बहुलवाद के लिए आप क्या करेंगे। हमारे आदिवासी समूह, उनके जो कस्टम्स है, रीति रिवाज है, उसके लिए आप क्या करेंगे। आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। यूसीसी आपके लिए है जैसे नहीं खेत में हम बिजुका लगाते हैं, आप इसको बिजुका की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इस तरह के गंभीर विषयों पर बीजेपी का पर्टिकुलरली जो रुख है वो चिंता उत्पन्न करता है। सर, चुनाव से पहले बिहार में चुनावी गरमाई हुई है। रह रहकर खबरें आती हैं कि बीजेपी का जो अलायंस है रामविलास पासवान जी की पार्टी, जो 2 पार्टियों में बदल गई है, उसमें से अब पारस जी का बयान आया कि चिराग ने उनको कह दिया था कि मेरे खून और आपके खून में फर्क है।
तो हम कभी माफ नहीं कर सकते। तो क्या आपको लगता है चुनाव से पहले इस तरीके की बयानबाजी आ रही है, देखिए, मैं साधना चाह रही है दोनों को? मैं सीधे तौर पर मानता हूं कि रामविलास जी के दल या परिवार में इस तरह की चीज हो रही है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। ईमानदारी से कहूं, अभी तो हमारे विपक्ष में, लेकिन फिर भी, क्योंकि रामविलास जी के साथ बहुत लंबा एसोसिएशन लालू जी का रहा है, उसके बरक्स में एक बात जरूर कह सकता हूं। भले रामविलास जी इस मंत्रिमंडल में थे मोदी जी के, लेकिन उनका जो सामाजिक आधार है ना, चाहे चिराग जी या पशुपति पारस जी, वो भी जानते हैं अंतर मन में, वो सामाजिक जो आधार है उसका नेचुरल अलाइनमेंट बीजेपी से नहीं है। और ये मैं समझता हूं कि सब लोग समझ लें, आधार समूह भी समझ लें तो बेहतर होगा, क्योंकि कमाल के लोग हैं ना बीजेपी के। अब देखिए कि इंडिविजुअल से पिटीशन दिलवाते हैं जातिगत जनगणना रोकने के लिए, फिर सरकार खड़ी हो जाती है। सरकार के पुराने वाले रोहतगी साहब गए, तब तक तो लगा कि चलो भाई वकील की हैसियत से गए, तुषार मेहता जी घुस गए। तो क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं ये खेल हो क्या रहा है? ये मूलतः सामाजिक न्याय विरोध की धारा है। अगर उसके साथ चिराग जी जा रहे हैं, पशुपति जा रहे हैं, एक बार ठहर करके सोचें, ये मैं आग्रह करता हूं। तो आप क्यों नहीं जोड़ लेते उनको इंडिया अलायंस में? अगर मैं इतनी बात कह रहा हूं तो मैं सिर्फ उनकी सामाजिक धारा का इतिहास बता रहा हूं।